नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर की इम्फाल घाटी के 6 जिलों में शनिवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमलों के बाद कल रविवार को भी स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी रही। घाटी में मौजूदा हालात का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने शनिवार से जारी कर्फ्यू में अब तक कोई ढील नहीं दी है, जबकि पिछले 24 घंटों से 7 जिलों में इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी इम्फाल में रविवार को बाजार और कार्यालय सब कुछ बंद रहे और इसके अलावा शहर के कोने कोने में भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है। पिछले 1 साल में यह पहला मौका है जब इम्फाल शहर में इतनी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के आधिकारिक और निजी आवास के बाहर सुरक्षा बंदोबस्त को भी बढ़ाया गया है। वहीं एक विधायक ने बताया कि शनिवार को हुई हिंसा के बाद कई विधायक और मंत्रियों ने अपने परिवार को राज्य से बाहर शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक ही परिवार के 6 सदस्यों के शव बरामद होने के बाद एक बार फिर मणिपुर में हिंसा की आग भड़क गई है। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी ने राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बता दें कि नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के प्रमुख मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। कल रविवार शाम को नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में कहा है कि नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त करना चाहती है। पिछले कुछ दिनों में हमने स्थिति को और बिगड़ते हुए देखा है, जहां कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और राज्य में लोगों को भारी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। हम दृढ़ता से ये महसूस करते हैं कि श्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मणिपुर राज्य सरकार संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर राज्य में बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 और 10 विधायक कुकी जनजाति से हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं और इससे पहले एनपीपी के एक विधायक जयकिशन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। मणिपुर में भड़की हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि मोदी जी मणिपुर में हिंसा को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। सालों से मणिपुर में हिंसा हो रही है। राहुल गांधी जी मणिपुर जाकर आए हैं और उन्होंने वहां से भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, लेकिन मोदी जी अभी भी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। उनको देश की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ चुनावी प्रचार करना और अपनी कुर्सी बचाना। वो इसमें बहुत मशहूर हैं और वो यही काम करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में तमाम पार्टियां अपने प्रचार के लिए कई तरह के विज्ञापन प्रिंट, वीडियो और ऑडियो के माध्यम से जारी कर चुकी हैं। इस बीच भाजपा के एक विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग एक्शन लेने पर मजबूर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की शिकायत पर झारखंड चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया कि वह प्रदेश बीजेपी के सोशल मीडिया टीम द्वारा एक्स और फेसबुक पेज पर डाले गए विज्ञापन पर कार्रवाई करें और उसे हटाने के निर्देश जारी करें। साथ ही प्रदेश बीजेपी को निर्देश दें कि इस ऐड को जहां कहीं भी जारी किया गया है उसको तुरंत हटाएं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन में आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि शेख हसीना अपनी सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भारत आ गई थी, जिसके बाद 8 अगस्त से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। शेख हसीना को भारत में रहते हुए 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने पर कहा कि यह पार्टी के लिए झटका नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई झटका नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 2 करोड़ जनता से बनती है
अरविंद केजरीवाल जो अच्छा काम कर रहे हैं वह आम आदमी पार्टी का आधार है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति से पार्टी ना तो बनती है और ना ही टूटती है। हर व्यक्ति अपने रास्ते चुनने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने रविवार को मंत्री पद और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार दिल्ली में सोमवार की सुबह भी अधिकतर जगह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। CPCB ने बताया कि सोमवार की सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार में AQI 487 दर्ज किया गया, जबकि पंजाबी बाग में 490 और द्वारका में AQI 500 पाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में हवा की खराब हो रही गुणवत्ता की वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण लागू हो गया है। GRAP 4 के लागू होने से दिल्ली NCR में सिर्फ LNG, CNG, इलेक्ट्रिक BS6 डीजल ट्रकों और जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों को प्रवेश करने की अनुमति होगी। दिल्ली NCR में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता का स्तर लगातार गिरने के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 9वीं कक्षा तक स्कूल बंद करके ऑनलाइन क्लासेस लेने का आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार ने रविवार को घोषणा की कि 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को छोड़कर अन्य सभी के लिए फिजिकल क्लास कैंसिल रहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि GRAP 4 लागू होने के साथ ही क्लास 10वीं और 12वीं के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लास कैंसिल रहेंगी। सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समाचार एजेंसी PTI से हुई बातचीत में कहा है कि अब वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बार अध्यक्ष रह चुका हूं और मेरी अब अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा नहीं है। अभी कोई नया व्यक्ति आएगा, इसका चयन पार्टी करेगी और उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से ठीक 2 महीने पहले एक बड़ा फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमले करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी है, जिसके साथ ही अब यूक्रेन आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का प्रयोग कर सकेगा। इन मिसाइलों को अमेरिका ने ही यूक्रेन को दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि मिसाइलों का इस्तेमाल पश्चिमी रूस के कुसर्ग क्षेत्र में रूसी और उत्तर कोरियाई हमलों के खिलाफ यूक्रेनी सेना की रक्षा के लिए किया जा सकता है। अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि बाइडेन का ये फैसला रूस के उत्तर कोरियाई सैनिकों को लड़ाई में लाने के आश्चर्यजनक फैसले के जवाब में आया है। पश्चिमी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार रूस में लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस के अंदर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का मतलब होगा कि नाटो गठबंधन उनके देश के साथ युद्ध में है। आपको बता दें कि यह धमकी पुतिन ने पहले भी दी थी, जब यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों ने अपनी सैन्य सहायता बढ़ा दी थी। लेबनान के बेरूत शहर में किए गए इसराइल के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया चीफ मोहम्मद अफीक की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने खुद इसकी पुष्टि की। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसराइल के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि ये 4 लोग कौन हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के मोहम्मद अफीक उन चंद लोगों में शामिल थे जो कि सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। अफीक को आखिरी बार पिछले सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा गया था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे बताया कि इस हमले में 14 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं इससे पहले यानी कल रविवार को इस्राएली सेना ने कहा था कि उसने लेबनान के दक्षिणी उपनगर में मौजूद हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों पर हमले किए हैं। बिहार में राजगीर के हॉकी स्टेडियम में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में रविवार को भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-0 से हरा दिया और अपनी इसी जीत के साथ भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही। भारत की ओर से इस मैच में दीपिका ने 47वें और 48वें मिनट में 2 और नवनीत कौर ने 37वें मिनट में एक गोल किया। अब इस जीत के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। साथ ही बता दें कि यह भारतीय महिला हॉकी टीम की इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार 5वीं जीत है। इससे पहले टीम ने थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन को हराया था।
अब मंगलवार को भारतीय टीम सेमीफाइनल में जापान के खिलाफ ही खेलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।